नमस्कार दोस्तों। इंडिया के एनर्जी क्राइसिस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं, इस टाइम ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में भारत के लिए एक बड़ी आबादी होने की वजह से एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है या हो सकती है। कहा नहीं जा सकता सरकार क्या कदम उठा रही है क्या नहीं उठा रही है, लेकिन लोगों का और विशेषज्ञों का मानना है कि जो इंडिया में ऑयल स्टोरेज, गैस स्टोरेज की क्षमता थी, उसकी इस्तेमाल पूरी तरीके से शायद गवर्नमेंट ने नहीं किया है। अभी सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे समझौता की तरफ ईरान इजराइल अमेरिका बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप की बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कभी कुछ कहते हैं और होता कुछ है। दिमाग में उनके कुछ और होगा, बात कुछ और करेंगे, जिससे कुछ क्लियर नहीं है कि अभी ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में होगा क्या। इससे क्या है, धीरे धीरे जो 20% दुनिया का ऑयल जिस रास्ते से जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो बंद पड़ा हुआ है। कुछ चंद जहाज़ें रोज़ाना वहाँ से गुजर पाती हैं, क्योंकि ईरान उनको जाने नहीं दे रहा, उस पर उनका कंट्रोल है। अभी एक बात सुनाई दे रही है कि लाल सागर में हूतियों ने भी कहा है कि अगर ईरान इजराइल युद्ध के बीच में कोई और आता है तो हम लाल सागर को भी बंद कर देंगे, जहाँ से लगभग दुनिया का 12% एनर्जी सप्लाई होती है। वहाँ से 12% व्यापार होता है। तो अभी एक भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। जाहिर सी बात है, यहाँ की फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। इस वजह से उम्मीद लोग शक जता रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि आने वाले समय में शायद 1-2 महीने बाद एनर्जी क्राइसिस भारत के लिए शुरू हो जाए। सुनने में एक और खबर आ रही है कि रसिया ने भी पेट्रोल और डीजल की बिक्री अगले मंथ से बंद करने वाला, अप्रैल तक देगा। हो सकता है भारत कूटनीति या और किसी तरह से डिप्लोमेसी करे तो भारत के लिए ना रोके, लेकिन दुनिया के लिए वो अपने ऑयल रिजर्व को अपने देश के लिए रखने की वजह से वो कह रहे हैं हम कि हम रोक सकते हैं अप्रैल तक। अभी फिलहाल लोग रिक्वेस्ट करेंगे या हो सकता है कोई रास्ता निकालें, और हो सकता है ईरान इजराइल युद्ध ही रुक जाए और कुछ दिनों के लिए। तो हो सकता है कि एनर्जी क्राइसिस हटे। अगर नहीं ऐसा हुआ तो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने आके खड़ी है, और भी समस्या बढ़ जाएगी। एक तरह से लॉकडाउन इस देश के लिए कम समस्या थी, कोरोना एक कम समस्या थी, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने संसद में बोला कि कोरोना जैसी समस्या आ गई। ये जानकारी आज उनको मिल रही है कि कोरोना जैसी समस्या आ सकती है, उससे हमें लड़ना है। क्या ये समस्या ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री को नहीं पता था? उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को नहीं पता था? अब ये विदेश मंत्रालय या सरकार की नाकामी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है देश की समस्याओं से लड़ना, जूझना, उनके बारे में उनका प्रिपेयर करना, देश को तैयार करना और देश के लोगों के लिए तैयारी करना। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसी समस्या आती है तो 100% इसके लिए एक ही शख्स जिम्मेदार होगा देश का, जिसके हाथ में देश की बागडोर है, वो नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रालय या और उनकी सरकार। दूसरा कोई इसका जिम्मेदार नहीं होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। हमारा काम सरकार का विरोध करना नहीं, बस आपके सवालों को उठाना है, क्योंकि हम एक आवाज़ बनना चाहते हैं आप लोगों का कि सरकार समझे, आगे ऐसी कोई भी परिस्थिति आने से पहले अपने आप को तैयार करे और कोई समस्या ना आने पाए, जिससे हमारा देश सुरक्षित और मजबूत रहे और देश के लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। अब अगर रसिया भी ऑयल, जो इतना सबसे बड़ा इस टाइम निर्यातक है भारत के लिए, अगर वो भारत की सप्लाई को रोक देता तो वास्तव में बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, जिससे देश जल्दी तो नहीं उभर पाएगा, क्योंकि भारत के पास ऑयल रिजर्व नहीं है, नेचुरल गैस के रिजर्व अपने कोई रिजर्व तो है नहीं। 90% 80% आयात पर ही निर्भर है भारत की एनर्जी सेक्टर। और जानते हैं गल्फ कंट्री से आता है, तो सारा तेल लगभग 20% ऑयल का जो कि LNG की गैस है और PNG है, ये लगभग हमारा कतर से आता था, लगभग 50% के आसपास। थोड़ा बहुत रसिया से आता है, और कुछ मतलब अभी ऑयल वगैरह अब रसिया से नहीं लेके ना, ज़्यादातर गैस जो होता है हम लोगों के घरों में चूल्हा जलता है और होटलों में जो काम होता है वो सब ज़्यादातर कतर से आता था। तो आज कतर का ऑयल फील्ड, वहाँ पे भी कतर के ऑयल और गैस प्लांट पर भी ईरान ने हमला कर दिया है, जिससे कि वहाँ भी उनका प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। उतनी तेज़ी से उस हिसाब से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, और डिमांड इस टाइम दुनिया में बढ़ चुकी है, क्योंकि दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का समस्या आ चुकी है।
भारत जैसे बड़े देश को, जो इजराइल का इतना करीबी देश है, इतना, अभी प्रधानमंत्री 2 दिन पहले, युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले इजराइल होके आए थे, उनको पता था कि ईरान इजराइल युद्ध होने जा रहा है। उससे पहले, महीनों से पहले, इनके भी इंटेलिजेंस और तमाम एजेंसियाँ जो हमारे देश की काम करती हैं, इन्हें इनपुट दिया होगा, बताया होगा कि हाँ आप तैयारी करिए, ईरान इजराइल युद्ध होगा, 100% होगा। बल्कि दुनिया इस चीज़ को जान रही थी कि कभी न कभी, या जिस तरह से धमकियाँ दिए जा रहे थे ट्रंप और नेतन्याहू, ये पक्का था कि ईरान और इजराइल युद्ध होकर रहेगा। आज उस मुहाने पे हम लोग खड़े हैं। इजराइल अमेरिका युद्ध चल रहा है। देश आज एनर्जी के संकट में खड़ा है। महंगाई, अभी सरकार फ्यूल के दाम नहीं बढ़ा रही है, कंपनियों को नुकसान हो रहा था, जिसे इन्होंने सेस घटा के, कुछ एक्साइज ड्यूटी घटा के, कुछ नुकसान से कंपनियों को बचाने के लिए कुछ सेस कम कर दिया, जिससे फ्यूल क्राइसिस ना बढ़ जाए। क्योंकि इधर अभी आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव है, जिसका खामियाजा शायद सरकार को भुगतना पड़ रहा। इस डर से उन्होंने अभी फ्यूल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन जिस दिन चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा 100% फ्यूल के दाम सरकार बढ़ाएगी, क्योंकि और कोई रास्ता उसके पास नहीं है। आज $100, $120, $150 तक भी जा सकते हैं। जिस दिन रूस ने बंद कर दिया फ्यूल का सप्लाई, उस दिन समझ लीजिए $200 भी हो सकते हैं फ्यूल के पर बैरल, फ्यूल के दाम। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। हालांकि मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो। हमारी सरकार उस चीज़ की तैयारी पहले से कर ले। रसिया हमारा क्या, दुनिया का फ्यूल बंद करे और जगह से ईरान और इजराइल का युद्ध रुक जाए। तो भगवान से यही प्रार्थना करें, और आप सरकार भी कोशिश करेगी कि ऐसी कोई समस्या ना आने पाए, क्योंकि इतना बड़ा देश है, बेगैर एनर्जी के, बेगैर फ्यूल के चल नहीं पाएगी, और ये बहुत बड़ा संकट हो जाएगा देश के लिए। इसलिए हमारा मानना है कि सरकार को ये चीज़ पहले से तैयारी करनी चाहिए। इनके पास इतना बड़ा स्टोरेज है, उसका केवल 1%, 3% अभी खाली पड़ा हुआ, 1% का ही इन्होंने इस्तेमाल किया। 30% क्यों खाली पड़ा है? ये 3%, 1/3 हमारे जो ऑयल रिजर्व हैं खाली क्यों पड़े हैं, अभी सरकार जाने। जबकि ये चर्चा आज 6 महीने से चल रही है कि ईरान इजराइल युद्ध होने वाला है। सबको, लगभग पूरी दुनिया को ये चीज़ें पता है, लेकिन अगर सरकार नहीं तैयारी की है तो ये सरकार की गलती है। अब देखना है ये है कि क्या रसिया हमारा भी तेल, वो कह रहा है कि हम पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, फिर हम अदर देशों को सप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि रसिया को हमारे देश की कूटनीति से मना लिया जाएगा कि रसिया कम से कम हमें, हमारी तेल की सप्लाई को ना रोके, क्योंकि हम उसके पुराने और विश्वसनीय साझेदार रहे हैं। हालांकि इधर हम ज़्यादा अमेरिका के और इजराइल के उस तरफ को झुक गए हैं। हमारा झुकाव ज़्यादा अमेरिका की तरफ है। अमेरिका जैसा चाहता हम वैसा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पता नहीं किस बात का, इतना बड़ा देश, इतना मजबूत देश होने के बाद भी डिसीजन लेने में घबराते हैं और घबरा रहे हैं, जबकि वो एक मजबूत नेता माने जाते हैं भी। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या है, वो सरकार और प्रधानमंत्री जाने, नरेंद्र मोदी की क्या बात है कि अभी उन्होंने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि आपको अमेरिका, इधर रसिया से ऑयल नहीं परचेज करना, तो उन्होंने ऑयल परचेज धीरे धीरे बंद कर दिया, लगभग ख़त्म ही कर दिया है। लेकिन फिर उन्होंने 30 दिन की इजाज़त दी, नहीं आप 30 दिन तक आप खरीद सकते हो। बताइए, एक देश जो इतना बड़ा देश है, 140 अरब करोड़ लोगों का देश है, उस देश के प्रधानमंत्री या नेता को ये शोभा नहीं देता किसी तीसरे देश का कोई राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष ये आदेश दे कि तुम ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। खुद का निर्णय लेने की साहस होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आगे भारत सरकार ऐसा ही करेगी कि भारत के लोगों को एनर्जी क्राइसिस से ना जूझना पड़े, तैयारी करेगी और देशों से बात करेगी, कोशिश करेगी। जिस तरह पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और ग्रीस वगैरह मिलके ईरान के युद्ध को रोकने के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि अभी हमारे विदेश मंत्री का लहजा जो था बहुत ही गंदा और ख़राब था। ये दलाल जैसे शब्दों का यूज़ कर रहे थे, जो एक विदेश मंत्री को कम से कम विदेश नीति में इसका काम हो, वो ऐसा शब्द नहीं यूज़ कर सकता। क्योंकि ये एक, जब कोरियन वार को रुकवाने के लिए विदेश मंत्री ने वहाँ पे कुछ बोल दिया था, तो तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको डांटा था कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एक बार कोई चाइना की बात थी जहाँ पे बोले उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो झगड़ा होता है उसमें चाइना ने कुछ इंटरवीन किया था, तो उसने बोला कि आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जैसे हम कहते हैं ना चाइना ने की गलती किया और वो हमें ही समझा रहा हो, इस तरह से कुछ बात था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस पर बोला था, और भी मतलब जो भी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनको समझाया था कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कूटनीति की भाषा में ही आपको बात करना, आप ऐसे
वल्गर भाषा में इस तरह से नहीं बोल सकते कि आप दलाल हो क्या हो, क्योंकि और देश भी मत देते हैं। हमारी आपकी पाकिस्तान से दुश्मनी, पाकिस्तान को आप गालियाँ जितनी मर्जी दो, कोई नहीं रोक रहा, किसी को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन विदेश मंत्रालय, जो दुनिया आपकी बात सुन रही है, आपका बातों का कहने का जो भी तर्क होता था, तथ्य होता है, वो दुनिया तक जाती है। इसलिए आपकी बातों में संयम होना चाहिए और जिम्मेदारी भरी बात करनी चाहिए। हालांकि आज अभी तक जो ये विदेश मंत्री हमारे हैं, ये किसी काम के नहीं। इसके पहले सुषमा स्वराज थी, इनकी जगह किसी भी नेता को बना दे विदेश मंत्री, इनसे बेहतर काम करेगा। सिर्फ पढ़े लिखे होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए एक डिसीजन लेना पड़ता है जो इनके में कैपेबिलिटी नहीं है। अभी भी ये कोई बात, कोई डिसीजन या कुछ बोलने से पहले ये सोचते हैं हमें आगे क्या जवाब देना है। जबकि विदेश मंत्री जैसे लेवल पे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो खुद डिसीजन ले सके, खुद सोच सके। और उनके साथ जो अधिकारी रहते हैं, अगर ये खुद ही अधिकारी रहे तो अधिकारियों की क्या सुनते होंगे, अपनी मन की ही झांकते होंगे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हाँकिए तो वैसा हाँकी करिए जिससे विदेश मंत्री का, मंत्रालय का कुछ फायदा हो, देश के हित में कुछ काम हो। लेकिन अभी इन्होंने इतने साल के अपने मंत्री पद को संभालते हुए कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई निर्णय अगर आपको याद हो रहा हो, आ रहा हो, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ इन्होंने ये किया जिससे हमारे देश को इतना लाभ हुआ। ऐसा कुछ भी मुझे तो नहीं दिखाई देता, आप लोगों को दिखाई देता हो तो आप हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल विदेश नीति के तौर पे जयशंकर प्रसाद एकदम विदेश मंत्री हमारे बिल्कुल फेल रहे हैं। और उनकी विदेश नीति पता नहीं किसको समझ में आती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी कुछ तो फिलहाल देश को उसका लाभ हुआ नहीं। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे देश में एनर्जी क्राइसिस होने वाली है, और अभी भी हमारे 22 टैंकर ईरान के हरमुज के उस पार पड़े हुए हैं, जो कि निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ईरान से पुराना रिश्ता था, और सरकार के तौर पे और देश के तौर पे तो अभी है, वहाँ के लोग और हमारे देश के लोग अभी ईरान को, इसराइल को भी मानते हैं, ईरान को भी। इसराइल हमारा नया देश है, लेकिन ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त है और एक विश्वसनीय दोस्त है। देखिए चाबहार पोर्ट उसने हमें दिया, हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, हमारा एक मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा था, जो कि इस वजह से देखिए ट्रंप के रोकने की वजह से वहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट, पिछले साल उनके बजट में जीरो रखा गया, एक भी पैसे उसके लिए नहीं दिया गया, जबकि हम 4-5 हज़ार करोड़ रुपए पहले चाबहार पे खर्च कर चुके हैं। तो सोचिए हमारे देश का कितना लॉस हो रहा है। और हमारी जो अभी ये 22-28 टैंकर रुके हुए थे तेल के और गैस के, अगर हमारा संबंध ईरान से पहले जैसा होता, हम एक तरफा इजराइल की तरफ ना गए होते, तो शायद ईरान हमारी बात मान लेता और हमारे तेल के टैंकरों को और गैस के टैंकरों को आने देता, जिससे हमारी कुछ तो एनर्जी क्राइसिस कम होती, 2-4 महीने और हम आगे बढ़ पाते और झेल पाते, ताकि हमारे देश की एनर्जी समस्या इतनी नहीं बढ़ जाती। तो उम्मीद है भारत सरकार इस पर कदम उठाएगी और जो अभी तक गलतियां की हैं उसको सीख लेके, सबक लेके, कम से कम एक तरफा इजराइल और अमेरिका की तरफ ना झुक के एक सेल्फ जो होता है कि अपना कि हम अपना डिसीजन लेंगे, हमें अमेरिका के दबाव में नहीं आना, इजराइल के दबाव में नहीं आना है, गलत को गलत और सही को सही, और हम अपने देश के हित में जो डिसीजन होगा हम अपने देश के लोगों के लिए लेंगे, ना कि हम भारत सरकार मतलब अमेरिका क्या कह रहा है या इजराइल क्या सोचेगा, इस पर हम ना जाके हम अपना डिसीजन लेंगे कि हमें हमारे देश के लोगों को एनर्जी क्राइसिस से ना जूझना पड़े और इस समस्या का समाधान हो पाए। क्योंकि अगर ईरान इजराइल युद्ध नहीं रुका और रसिया ने फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी, तो बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है देश में। मैं कोई अफवाह या आपको पैनिक करना नहीं चाहता हूँ। अभी गैस के बारे में बताना चाहूँगा। फिलहाल तो अभी इस टाइम देश में गैस की कुछ जगह पे प्रॉब्लम है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के आसपास के एरिया में कुछ जगह जहाँ पे ऐसा कर दिया सरकार ने, एक रूल आ दिया है कि पहले गैस कॉलोनियों में और लगभग हर छोटे कस्बे में पहुंच जाता था, तो वहाँ पे ना देखे। अब सरकार का एक रूल आया है, एक आदेश आया है कि एजेंसी से ही गैस बटेगा, या इसलिए जो आपको थोड़ी बहुत लाइनें दिखती हैं वो इस वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जो पहले जगह जगह जाके गाड़ियाँ दे आती थी गैस, वो अब नहीं हो रहा है। अब एजेंसी से ही मात्र गैस की सप्लाई हो रही है, गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। इस वजह से जो भीड़ दिखती है आपको, वो भीड़ का वजह यही है कि अब सभी लोगों को गैस लगभग एजेंसी से ही दिया जा रहा है। पहले जैसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो दूर एरिया था, वहाँ पे गैस गाड़ियों के थ्रू एजेंसियाँ भिजवा दिया करती थी, तो वहाँ से लोग ले लेते थे। तो इस तरह पैनिक नहीं, हालांकि अभी भी पैनिक नहीं है। आपने हमारा गृह मंत्रालय और एनर्जी जो है वो बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और अभी इंडियन ऑयल ने एक ट्वीट भी किया था, पूरा ब्रीफिंग दिया था कि हमारे पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है, हमारे पास ऑयल और गैस पर्याप्त मात्रा में है और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पैनिक ना हो, लेकिन ये संकट विशेषज्ञों का मानना है और सूत्रों के हवाले से खबर भी आती है कि पैनिक आने वाला है देश में, और कभी भी
अगर रसिया ने पूरा अप्रैल तक बोला है कि अप्रैल तक हम गैस तेल देंगे, उसके बाद हम अपना तेल की सप्लाई पहले अपनी पूरी करेंगे, तब हम दूसरों को देंगे। अगर ऐसा हुआ तो सच में बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली, कोरोना से भी भयानक त्रासदी आने वाली है। मेरा मतलब आपको डराना नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर बात करना ज़रूरी है ताकि सरकार तक हमारी और आपकी आवाज़ पहुँचे और सरकार इस पर कदम उठाए, जिससे ये समस्या, ये संकट ना आने पाए। धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारी एक युवा आवाज़ को सपोर्ट करें ताकि हम आगे और आपके लिए अच्छे कंटेंट बना सकें और हम इम्प्रूव कर सकें। आपके सपोर्ट से ये चैनल चलेगा और हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना देंगे, और जो भी होगा, और अपना सुझाव आप दे सकते हैं, क्या हमें इम्प्रूव करना है, क्या हमें और करना चाहिए जिससे हम आप लोगों को बेहतर सूचना दे पाएँ, किस विषय में आप लोग जानना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।